प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत आपका श्री श्याम स्कूल भादरा के यूट्यूब चैनल पर। देखिए, हम बात कर रहे हैं विश्व जनसंख्या की, और विश्व जनसंख्या के अंतर्गत जनसंख्या वृद्धि। इसके अंतर्गत टॉपिक था जनसंख्या वृद्धि। हमने जनसंख्या वृद्धि की सामान्य जानकारी, या हम कह सकते हैं जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या परिवर्तन, जनसंख्या वृद्धि दर, ये इनका मतलब क्या है, ये चीज़ देखी। फिर हमने देखा कि प्राचीन काल की बात करें, ऐतिहासिक दृष्टि से बात करें तो जनसंख्या में किस प्रकार परिवर्तन आया है, ये भी हमने देखा था 4 कालों में: प्रागैतिहासिक काल, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। फिर हमने देखा था कि जो जनसंख्या वृद्धि दर हो रही है, इस वृद्धि का वास्तविक कारण क्या है, उन कारणों पर भी हमने चर्चा की थी। तो चलिए, आज हम देख रहे हैं जनसंख्या वृद्धि से जो समस्याएं उत्पन्न हुई हैं, उन समस्याओं के बारे में डिस्कस करेंगे। जनसंख्या वृद्धि से जो समस्याएं उत्पन्न हुई हैं, उनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। पहली बात कर रहे हैं अत्यंत तीव्र वृद्धि, या हम कह सकते हैं बहुत भयानक वृद्धि। पहली समस्या तो ये आएगी हमारे सामने। कैसे आएगी कि जिस प्रकार जो वार्षिक दर हम देख रहे हैं, या हम ये कह सकते हैं कि विश्व में जो जनसंख्या वृद्धि दर है या उनका आकलन है, जिस प्रकार से चल रहा है, तो हम एक अनुमान लगा सकते हैं कि भविष्य में इससे क्या हो जाएगी, ये वृद्धि दुगनी हो जाएगी। तो ये एक हमारे मन में क्या है, डर है। ये अत्यंत तीव्र गति से वृद्धि होगी और ये भयानक वृद्धि होगी। इसको रोकना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है, अन्यथा बहुत सी चीज़ें जो हैं उन पर प्रभाव उनका क्या रहेगा, प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, नकारात्मक प्रभाव पड़ना शुरू हो जाएगा। तो जनसंख्या वृद्धि दर जो वर्तमान में चल रही है, अगर इसी प्रकार से क्या है कंटिन्यू चलती रही, तो अत्यंत तीव्र गति से क्या होगी, वृद्धि होगी, जो हमारे लिए क्या होगी, नुकसानदेह होगी। और हम कह सकते हैं कि आगे कुछ ही समय के बाद में कितनी जनसंख्या हो जाएगी विश्व की, 1400 करोड़ जनसंख्या के पास पहुंच जाएगी। और ये पहुंच जाएगी, कब पहुंच जाएगी, 2040 के आसपास। और वर्तमान में जो चल रहा है 2020 चल रहा है, 20 सालों में देखिए दुगनी हो जाएगी। दुगनी का मतलब जो लगभग हम मान के चल रही हैं 781 करोड़ का डाटा हमारे पास में था लास्ट। अब ये इससे क्या हो गई, 1400 करोड़ जनसंख्या हो गई। मतलब 20 से 22 वर्षों के मध्य जनसंख्या कितनी बढ़ गई, 700 करोड़ जनसंख्या बढ़ गई। और प्राचीन काल से लेकर आज तक जनसंख्या कितनी बढ़ी, 781 करोड़। और वो 781 करोड़ 20 सालों में बढ़ जाएगी। तो ये भयानक वृद्धि है या नहीं है, ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है जनसंख्या से संबंधित। दूसरी बात करते हैं हम सीमित संसाधन। जो रिसोर्सेस हमारे पास में हैं, संसाधन हैं, चाहे वो किसी प्रकार के संसाधन हो, खनिज संबंधी संसाधन हो, ऊर्जा संबंधी संसाधन हो, खाद्य आपूर्ति संबंधी संसाधन हो, या किसी अन्य प्रकार का कोई भी संसाधन है। देखिए, संसाधन से क्या तात्पर्य होता है, ये देख लीजिए एक बार। इससे संबंधित, टॉपिक से संबंधित नहीं है, लेकिन नाम आ गया है इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। एक होता है संसाधन, एक होता है खनिज। दोनों में अंतर क्या होता है, देखिए। संसाधन और खनिज, खनिज क्या होता है
कि एक पदार्थ होता है जो भूगर्भ से खोदकर निकाला जाता है, खोदकर निकाला जाता है, जिसका भौतिक व रासायनिक गुण होता है। क्या होता है? गुण होता है। वो क्या कहलाता है? खनिज कहलाता है। ये एक ऐसा पदार्थ है जो भूगर्भ से, भूमि से खोद कर निकालेंगे और जिसका कोई ना कोई क्या मिलेगा आपको? भौतिक और रासायनिक गुण मिलेगा आपको। तो संसाधन क्या है? पृथ्वी पर उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति करे, कुछ भी हो सकती है। फिर प्रत्येक वस्तु, पृथ्वी पर उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो मनुष्य की आवश्यकता की क्या करती हो? पूर्ति करती हो, तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है संसाधन। तो संसाधन सबसे बड़ा हो गया, इसमें कोई भी वस्तु इंक्लूड कर सकते हो, सम्मिलित कर सकते हो। कैसे? अब देखिए, हम ये स्टेटमेंट लिख सकते हैं, क्या एक खनिज एक संसाधन हो सकता है? क्या एक खनिज एक संसाधन हो सकता है? इसको हम संसाधन बोल सकते हैं क्या? अरे बिल्कुल बोल सकते हैं। जब मैंने यहाँ लिख दिया प्रत्येक वस्तु, तो प्रत्येक वस्तु में ये खनिज भी आ जाएगा, तो खनिज भी क्या हो गया? एक प्रकार का संसाधन हो गया। संसाधन को आप खनिज बोल सकते हो? नहीं बोल सकते। संसाधन को आप खनिज नहीं बोल सकते, लेकिन खनिज को आप क्या बोल सकते हो? संसाधन बोल सकते हो। तो ये है, तो ये जो जितने भी संसाधन हैं, ऊर्जा संबंधी, खनिज संबंधी, जल संबंधी, भूमि संबंधी, वायु संबंधी, जितने भी संसाधन हैं हमारे पास में, ये धीरे धीरे क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। क्यों कम होंगे? कि जैसे जैसे जनसंख्या में ग्रोथ होगी, वैसे वैसे संसाधनों की आवश्यकता होगी या नहीं होगी? अरे मनुष्य को अपना जीवन व्यतीत करने के लिए कुछ न कुछ संसाधनों की क्या होती है? आवश्यकता होती है। पूरे दिन 24 घंटे में आप देखते हो, आपको कुछ न कुछ संसाधनों की आवश्यकता होती है। खाद्य आपूर्ति की आवश्यकता होती है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए परिवहन की आवश्यकता होती है, संचार की आवश्यकता होती है। आप अगर कोई कार्य कर रहे हो तो व्यापार की आवश्यकता होती है। जितने भी संसाधन हैं, इनका क्या हो जाएगा? लिमिटेशन हो जाएगा। धीरे धीरे क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे। क्यों होंगे? क्योंकि जनसंख्या वृद्धि दर, यूज करने वाले क्या हो गए? ज्यादा हो गए। यूज करने वाले क्या हो गए? ज्यादा हो गए। और संसाधन की जो ग्रोथ है वो बिल्कुल कम है। तो बिल्कुल ये होगा, संसाधन एक सीमित मात्रा में पहुंचे जाएंगे। ठीक है, ये हो गया। तीसरे की बात करते हैं हम। तीसरा जो है वितरण सकेंद्रित। वितरण क्या होगा? सकेंद्रित होगा। अब देखिए, जब हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था, उस समय हमने देखा था कि विश्व के कुछ ही प्रदेशों में जनसंख्या का जमाव पाया जाता है। 10% स्थल भाग पर 90% जनसंख्या निवास कर रही है नहीं कर रही? 90%। और 90% स्थल भाग पर 10% जनसंख्या निवास कर रही है। अब क्या होगा? जब जनसंख्या वृद्धि होगी तो वो कहाँ होगी? फिर लोग दूसरे स्थान पर रहना पसंद करेंगे तो जो 10% स्थल भाग है, इसका प्रतिशत क्या हो जाएगा? धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएगा। जनसंख्या का जो वितरण है वो सकेंद्रित है फिलहाल, और ये सकेंद्रित से धीरे धीरे बढ़ेगा तो और सकेंद्रित हो जाएगा। ये केंद्रीयकरण है। मान लो इतने क्षेत्र में 10% व्यक्ति निवास कर रहे हैं, फिर क्या होगा? यहाँ व्यक्ति निवास करेगा, ये केंद्र बन गया। फिर यहाँ व्यक्ति निवास करेगा, ये केंद्र। एक से अधिक केंद्र हो जाएंगे, सकेंद्रीय हो जाएगा। ये एक बड़ा केंद्र हो गया इसका,
इस प्रकार से ये धीरे धीरे क्या होगा, वितरण बढ़ता चला जाएगा। किसके कारण है, किसके कारण बढ़ेगा, ये बढ़ेगा जनसंख्या वृद्धि के कारण। तो ये समस्या हमारे सामने आएगी। चौथा कारक है बिना बसे भूभाग। बिना बसे भूभाग में क्या दिखाई देगी आपको, निराशा दिखाई देगी। अब इसका तात्पर्य क्या है, बिना बसे हुए भूभाग, ऐसे भूभाग जहां वर्तमान में मनुष्य निवास नहीं कर रहा है, वहां पर व्यक्ति जाएगा या नहीं जाएगा। अब देखिए, फिलहाल हम इतने बड़े क्षेत्र में निवास कर रहे हैं, ये क्षेत्र है, ठीक है, और बाकी जो क्षेत्र हैं, इसके चारों ओर का क्षेत्र, ये हमारे लिए क्या है, अनुकूल नहीं है। या तो हो सकता है यहाँ पर मरुस्थलीय क्षेत्र हो सकता है, पर्वतीय क्षेत्र हो सकता है, आर्द्रता स्थान हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर मरुस्थल ठंडा भी हो सकता है, गर्म भी हो सकता है। ये पूरा का पूरा क्षेत्र है। अब इस क्षेत्र में मनुष्य निवास नहीं कर रहा है, लेकिन जैसे जैसे जनसंख्या ग्रोथ होगी, जनसंख्या बढ़ेगी, तो यहाँ से व्यक्ति क्या है, बाहरी क्षेत्र में रहना शुरू कर देगा। और यहाँ पर क्या होगी, फिर संसाधनों की क्या मिलेगी, यहाँ पर कमी मिलेगी। यहाँ पर संसाधनों की कमी मिलेगी तो मनुष्य क्या महसूस करेगा, निराशा महसूस करेगा। क्या करेगा, निराशा। बिना बसे हुए भूभागों में निराशा दिखाई देगी, ऑटोमेटिक दिखाई देगी। जब आपके पास में संसाधन ही नहीं है सही तरीके से, तो आप जीवन व्यतीत कैसे कर सकोगे। तो इस प्रकार से बिना बसे हुए भूभागों में निराशा दिखाई देगी। किसके कारण दिखाई देगी, जनसंख्या वृद्धि के कारण। फिर अगला जो है प्राकृतिक व मानवीय प्रतिबंध। प्राकृतिक व मानवीय प्रतिबंध क्या होगा, अभी मैंने जितने भी टॉपिक डिस्कस किए हैं उसमें ये दिखाई दे रहा है कि संसाधन बहुत महत्वपूर्ण है। और जनसंख्या ग्रोथ के साथ में क्या होगा, जनसंख्या वृद्धि के साथ में ये संसाधन धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। उन पर प्रतिबंध शुरू हो जाएगा। प्राकृतिक दृष्टि से और मानवीय दृष्टि से जो संसाधन है उन पर प्रतिबंध शुरू हो जाएगा। इससे क्या होगी, इससे मानव का जो जीवन है, जो रहन सहन है, उस पर प्रभाव पड़ना शुरू हो जाएगा। वो रहन सहन जीवन स्तर क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। इससे क्या होगी, बहुत सारी दरिद्रताएं फैलेगी, बहुत सारी भूखमरी फैलेगी, महामारियां फैलेगी। ये चीज़ें जब फैलेगी तो मनुष्य का जो जीवन है वो बिल्कुल क्या आ जाएगा, खतरे में आ जाएगा। तो इस प्रकार हमने देखा कि जनसंख्या वृद्धि से समस्याएं क्या उत्पन्न हो रही हैं। आपका एक 4 नंबर का क्वेश्चन भी इससे बन सकता है। अब जो समस्याएं हमारे सामने आई हैं, क्या हम उनका समाधान निकाल सकते हैं? तो चलिए, जनसंख्या वृद्धि से जो समस्याएं आए हैं उनका हम समाधान निकालते हैं। कौन कौन से टॉपिक हैं इसमें, देखिए। पहली बात करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जो भौगोलिक संसाधन है, भौतिक साधन है,
भौतिक संसाधन हैं, जैसे भूमि, जल, वायु, ये सारे के सारे भौतिक जो संसाधन हैं जिनका हम रूप परिवर्तित करके अन्य संसाधनों की उत्पत्ति करते हैं, ठीक है, उन संसाधनों का हमें क्या करना है, अनुकूलतम प्रयोग करना है। क्या करना है, अनुकूलतम प्रयोग करना है। और अनुकूलतम प्रयोग करके जो आर्थिक उत्पादन होता है, उस आर्थिक उत्पादन में क्या करनी है, वृद्धि करनी है। आर्थिक उत्पादन में क्या करनी है, वृद्धि करनी है। जैसे देखिए, हमने कोई वस्तु का उपयोग किया, ये एक वस्तु है लोहे से संबंधित, इसका उपयोग कर लिया, 1 वर्ष के बाद में इसको कचरे में फेंक दिया, इसकी लीला यहीं समाप्त हो गई, इसकी लीला यहीं समाप्त होगी। यही वस्तु उद्योग में चली जाती तो इसका क्या होता, परिष्करण होता। परिष्करण होने के बाद में इसके अंतर्गत जो लोहे तत्व हैं, वो लोहे तत्व मान लो पहले 100% था ये वस्तु, अब ये वस्तु 1 वर्ष के बाद में कितनी रह गई, 90% वस्तु रह गई। अब इसमें 10% और ऐड करेंगे, ये वस्तु फिर से 100% हो जाएगी। अगर ये कचरे में चली जाती तो दोबारा से हमें वस्तु प्राप्त करनी पड़ती, कितनी, 100%। अब देखिए सिर्फ 10% ऐड हुआ इसमें। ये होता है अनुकूलतम प्रयोग, मतलब जितनी आवश्यकता होती है, आवश्यकता को कम मत कीजिए, आवश्यकता को कम मत कीजिए, आवश्यकता जितनी होती है उतनी ही संसाधनों का उपयोग कीजिए। ये नहीं कि मान लो हमें भोजन की आवश्यकता है, हम मान लो 1 लीटर दूध ले रहे हैं, तो ये नहीं कि आपको 100 ml लेना है, इससे क्या हो जाएगी, कमजोरी शुरू हो जाएगी, ये नहीं करना है। लेकिन 1 लीटर दूध के साथ में आप जो वेस्ट कर रहे हो, मान लो आप 1.5 लीटर वेस्ट कर रहे हो, तो उस वेस्ट को कम कर लीजिए, वही उसका अनुकूलतम प्रयोग है। जिस प्रकार से हम कोई वस्तुओं का उपयोग कर देते हैं और उसको कचरे में फेंक देते हैं, ये अनुकूलतम उपयोग नहीं है। तो ये हमें तरीका अपनाना पड़ेगा। इससे क्या होगा, इससे संसाधनों की ग्रोथ शुरू हो जाएगी। ग्रोथ तो होगी नहीं, लेकिन आपको महसूस होगा कि वास्तव में संसाधन बहुत अधिक मात्रा में है। अगर संसाधन होगा तो जनसंख्या वृद्धि हो, हम उसको हैंडल कर सकते हैं। दूसरी बात, औद्योगिकरण, व्यापार, परिवहन, कोयला, ये सारे के सारे जितने तत्व हैं ना, ये औद्योगिकरण, परिवहन, संचार, व्यापार और जो यंत्रीकरण है, कोयला है, पेट्रोलियम है, इनका हमें क्या करना है, अधिकतम उत्पादन करना है। और अधिकतम उत्पादन का तात्पर्य क्या है कि अधिकतम उत्पादन, इतना अधिकतम उत्पादन भी मत कीजिए कि ये वस्तुएं क्या हो जाए, व्यर्थ हो जाए। तो बहुत ज़्यादा जो उत्पादन किया जाता है उस पर हमें क्या करना है, नियंत्रण करना है। अगर वस्तुएं हम आवश्यकता से अधिक बना लेंगे तो वो वस्तुएं क्या हो जाएगी, कुछ समय के बाद में व्यर्थ हो जाएगी, और वो संसाधन भी क्या हो जाएंगे, व्यर्थ हो जाएंगे। तो इसके कहने का तात्पर्य ये है कि बहुत ज़्यादा मात्रा में जो उत्पादन होता है उस उत्पादन को क्या करना है, हमें रोकना है। जितनी आवश्यकता है हमें उतने ही उत्पादनों का, इतने ही वस्तुओं का हमें उत्पादन करना चाहिए जो हमारे लिए आवश्यक है। आगे एक पॉइंट और आता है, शिक्षा का प्रसार व वैज्ञानिक प्रगति। अब देखिए, सबसे मेन जो कारण है ना वो यही है, हमारे पास में क्या है, जो शिक्षा का स्तर है
वो लगभग 70% के आसपास है। भारत की दृष्टि से बात करें तो 70% के आसपास है। और विश्व में जो साक्षरता दिखाई दे रही है उसका प्रतिशत कम है। अगर लोगों के पास में शिक्षा होगी तो लोग क्या होंगे, जागरूक होंगे। हर वस्तु, हर क्षेत्र के लिए किसी प्रकार की कोई भी समस्याएं हों उनके प्रति वो लोग क्या होंगे, जागरूक होंगे। और उन्हें हर चीज़ का पता होगा कि वो क्या, उसका समाधान क्या है, उससे संबंधित समस्याएं क्या आती है, उसका उपयोग हम कैसे करें। सबसे पहले शिक्षा का प्रसार करना है हमें। शिक्षा का जो शिक्षा की दर है उस दर को बढ़ाना है, शिक्षा को मजबूत करना है। उसके बाद में जितनी भी समस्याएं हैं उनका हम निराकरण आसानी से कर सकते हैं। वैज्ञानिक प्रगति, जो तकनीकी ज्ञान है उसमें हमें क्या करनी है, ग्रोथ करनी है। इस वस्तु से, मान लो एक वस्तु है, ये खराब वस्तु है, इसी वस्तु को रूपांतरित कर कर सही वस्तु में परिवर्तित करना तकनीकी स्तर का ज्ञान कहलाता है। उसी को हम क्या कहते हैं, वैज्ञानिक प्रगति कहते हैं। मतलब एक ऐसा संसाधन जो स्पष्ट रूप से हमारे उपयोग में नहीं है लेकिन उसमें कुछ न कुछ परिवर्तन किया जाता है और उसके बाद में वो संसाधन हमारे लिए बहुत फायदेमंद होता है। ऐसे प्रक्रिया को हम वैज्ञानिक स्तर पर देखते हैं, उसको वैज्ञानिक प्रगति में शामिल करते हैं। अगला जो पॉइंट आता है समाधान से संबंधित, वो है कृषि में नवीनीकरण। देखिए, प्राचीन काल में हम हल का प्रयोग करते थे, पशुओं का प्रयोग करते थे, ठीक है, खुद भी काम करते थे स्वयं। और वर्तमान में क्या होगा, वर्तमान दृष्टि से देखें हम तो हमारे पास में ऐसे उपकरण आ गए हैं और धीरे धीरे क्या है, और भी अधिक बढ़िया से बढ़िया उपकरण आएंगे। और इस प्रारूप के कारण हमें क्या दिखाई दे रहा है, कृषि का नवीनीकरण दिखाई दे रहा है। जिस प्रकार से 1960 से 66 और 67 की बात करें उस समय, तो उस समय हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन जो आई थी, उससे क्या हुआ, उससे हुआ कि धीरे धीरे जो फसलों का उत्पादन है वो क्या करने लगा, ग्रोथ करने लगा। क्यों करने लगा, क्योंकि उस समय हाइब्रिड जो सीड्स थे, जो उन्नत बीज थे, उनका उत्पादन शुरू हो गया था। तो ये कृषि में नवीनीकरण का स्वरूप दिखाई देता है। उससे क्या होगा, फायदा होगा। जनसंख्या वृद्धि जो होगी वो हमें मतलब दबाव नहीं डालेगी। फिर सागरीय संसाधनों का उपयोग। सागरीय संसाधनों का उपयोग से तात्पर्य है कि पृथ्वी पर जो स्थल भाग पर संसाधन मिल रहे हैं हम उन्हीं का उपयोग कर रहे हैं। हम सागरों में जो संसाधन पाए जा रहे हैं, बहुत सारे जो संसाधन वहाँ पाए जा रहे हैं वो वहीं सागरीय क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं। उनका हमें दोहन करना, उनको हमें निकालना है और निकाल कर जो संसाधन वर्तमान में चल रहे हैं उनके साथ साथ में उनका उपयोग करना है। तो हमें ये कमी महसूस नहीं होगी। उसके बाद में क्या है, परिवार नियोजन। देखिए, वर्तमान में जो सरकार है, ये सरकार पिछली कुछ सरकारों ने भी और वर्तमान सरकारों ने क्या किया है, जो परिवार नियोजन है उस पर कार्य किया है। देखिए, परिवार जो होगा, फैमिली जो होगी, जितनी ज़्यादा सीमित होगी हम उतनी ही ज़्यादा अच्छे तरीके से केयर कर सकते हैं। ये नहीं, प्राचीन समय की दृष्टि से देखें तो परिवार जो होता था ये बहुत बड़ा परिवार होता था। एक ही फैमिली में कम से कम 8 से 10 व्यक्ति आपको दिखाई देते थे। वहीं हम आज की दृष्टि से देखें तो 4 से 5 मैक्सिमम आपको एक फैमिली में दिखाई देते हैं। अगर हम ये तरीका अपनाएंगे तो हो सकता है कि हम जनसंख्या वृद्धि दर पर नियंत्रण कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने समस्याएं और समाधान दोनों देखे हैं। तो आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छे समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।